नमस्कार दोस्तों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने संविधान का पहला वीडियो बनाया था और आज हम इसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे संविधान की अनुसूचियों की। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। कितनी है? 12। कब है? अब वर्तमान में। और प्रारंभ में जब संविधान बना था तो इसमें 8 अनुसूची थी। यानी हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि जब भारत का संविधान बना था 1949 में और लागू हुआ था 1950 में, उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में जो शेड्यूल की संख्या थी, अनुसूची की संख्या थी, वो थी 8। और वर्तमान में हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है। तो हम इनका एक एक का अध्ययन करेंगे कि किस अनुसूची में किस विषय पर बात की गई है या कौन सी अनुसूची में क्या कहा गया है। एक एक करके हम देखते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं अनुसूची और इधर किसका उल्लेख है उसमें। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची प्रथम है उसमें संघ और उसका कार्यक्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब है यहाँ पे भारत, और उसका राज्य क्षेत्र जितना भी, जैसे वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य। ये कम ज्यादा होते रहते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारत की टेरिटरी का वर्णन किया गया है कि भारत ये एरिया इंडिया के अंडर होगा, भारत के अंडर होगा। तो भारत और उसका राज्य क्षेत्र, जैसे वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। तो जो दूसरी अनुसूची है संविधान की, उसमें वेतन, भत्ते और पेंशन। वेतन, भत्ते और पेंशन किनका? जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी है उनका, प्रमुख पदाधिकारी। तो प्रथम अनुसूची में हमने बात कर ली क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिनमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। द्वितीय अनुसूची में जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी है उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है। प्रमुख पदाधिकारियों में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि जो प्रमुख पदाधिकारी है उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में जो चर्चा की गई है वो कौन सी अनुसूची में की गई है? दूसरी अनुसूची में। इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, इन सबके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है। अब संविधान की अनुसूची नंबर 3, तृतीय अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ है या इनके द्वारा जो प्रतिज्ञा ली जाती है, जब इनका चयन होता है या ये नियुक्त होते हैं, उस नियुक्ति के समय या चयन के समय जो शपथ लेते हैं पदाधिकारी या जो प्रतिज्ञा लेते हैं, उनकी इस बात का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। तो इसमें जैसे संसद और विधानमंडल, इनके सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। संसद
संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो मेंबर है वो इनकी शपथ प्रतिज्ञा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। विधानमंडल में भी 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, तो इनके सदस्यों की जो शपथ का उल्लेख है वो भी इनमें है। इनमें से जो मंत्री बनते हैं उनकी शपथ का उल्लेख प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के जज, इन सभी की शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में है। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनमें आपको एक बात गौर करनी है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में दे रखा है, आर्टिकल में है। जब आर्टिकल में है तो फिर यहां नहीं होगा। और राज्यपाल, इसकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में, 159 में। तो फिर से देखिए, अनुसूची प्रथम भारत की टेरिटरी के बारे में, उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन, भत्ते, यहाँ पे 2 शब्द है और अनुसूची भी कौन सी है? दूसरी। जैसे इसको हम अलाउंस बोलते हैं, तो दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में। शपथ में भी कितने शब्द है? 3। और यहाँ अनुसूची भी कौन सी है? तीसरी। तो इस प्रकार हम एलिमिनेट करके इसको याद रख सकते हैं। शपथ 3 शब्द है और अनुसूची भी कौन सी है? तीसरी। भत्ते 2 आ रहे हैं तो भत्ते के साथ वेतन और पेंशन अपने आप आ जाएंगे और ये दूसरी अनुसूची में है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में और राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में है। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 4 की। चौथी अनुसूची में संविधान की अनुसूची 4, चौथी अनुसूची में दे रखा है जो हमारे संसद का उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी भारत में जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है उनमें सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, किस राज्य में कितनी सीट होगी, इस बात का उल्लेख कौन सी में? अनुसूची नंबर 4 में। इसमें 1-2 फैक्ट आप ध्यान रखना। सर्वाधिक सीटें और न्यूनतम सीटें कहां हैं? राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि सीटों का निर्धारण कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर। और कौन सी जनसंख्या के आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। और ये कब तक रहेगा? 2026 तक, 2026 तक। तो सर्वाधिक सीटें राज्यसभा में कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश से, यूपी से। यूपी से कुल कितनी सीटें हैं सर्वाधिक राज्यसभा में? 31। और न्यूनतम में कई राज्य आते हैं जहां पे कितनी सीट है? 1 सीट। इनमें एक तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, पुडुचेरी, और इसके अलावा उत्तर पूर्व के जो भारत के राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 राज्य हैं, उनमें सिर्फ आसाम को छोड़ दें तो सारे राज्य इसमें शामिल होते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय,
और इन 7 सिस्टर का एक ब्रदर भी है जिसको हम सिक्किम के नाम से जानते हैं, नेपाल और भूटान के बीच में स्थित भारत का राज्य। तो हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में संसद के जो उच्च सदन है संसद का, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें सीटों का आवंटन दे रखा है कि किस राज्य में कितनी सीटें होगी, और ये इनका आधार होता है 1971 की जनसंख्या, और ये 2026 तक जारी रहेगा। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से होगी। क्यों? याद रखने का तरीका क्या है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? यूपी की। यहां से कितनी सीटें? 31 सर्वाधिक। न्यूनतम 1 है, कई सारे राज्यों में है। एक तो गोवा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वैसे ही सबसे छोटा राज्य है। एक पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और 6 राज्य वो है 7 में से उत्तर पूर्व भारत के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्य जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। उनमें असम को हम छोड़ दें तो बाकी के 6 राज्य शामिल है इनमें, जिनमें राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं, और एक सिक्किम जहां पे राज्यसभा की 1 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूची नंबर 5। पांचवी अनुसूची में इधर लिखते हैं अनुसूची और इधर प्रावधान या किस बात का उल्लेख है। 5वीं संविधान की 5वीं अनुसूची में जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र, उनके बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में, संविधान की 5वीं अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। बस इतना याद रखना है 5वीं अनुसूची में कि भारत के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान की 6वीं नंबर 6 अनुसूची, इसमें बताया गया है कि भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे विशेष उपबंध किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। इन राज्यों के नाम है, छोटी सी ट्रिक लिख देता हूं मैं। एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने, तो एटीएम से याद रखना है और इस एम को डबल कर देना है। ऐसे आसाम, टी से त्रिपुरा, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनके बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। 4 राज्यों के बारे में कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में देखो, 5वीं में तो क्या था? भारत का अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। 6ठी अनुसूची में जो भारत के 4 राज्य हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनमें जो भी जनजाति रहती है उनके प्रशासन के बारे में बात की गई है। अगर सीधा पूछे अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र के बारे में तो 5वीं अनुसूची में, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के स्पेशली जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में दे रखा है। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के माध्यम से? 3 सूचियों के माध्यम से। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिनमें 3 सूचियां हैं। पहली सूची कौन सी है? संघ सूची। पहली सूची कौन सी है? संघ सूची। संघ सूची में वो विषय शामिल है जो कौन से हैं? राष्ट्रीय महत्व के। कौन से विषय? राष्ट्रीय महत्व के। राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है इसमें। और संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? कानून
केंद्र सरकार, भारतीय सरकार, सेंटर की सरकार। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। पहली सूची संघ सूची है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है और उनमें कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। दूसरी सूची है राज्य सूची। दूसरी कौन सी है? राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। किसको है? राज्य सरकार को। 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। तीसरे में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पे कानून कौन बना सकते हैं? उन पे कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई विवाद की स्थिति होती है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका मान्य होगा? केंद्र का। तो फिर से देखिए इसको एक बार। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसमें 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। पहली सूची संघ सूची है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। दूसरे सूची में राज्य सूची है 2 नंबर पे, और राज्य सूची पे जो कानून बनाएगा कौन बनाएगा? राज्य सरकार। तीसरी जो सूची है उसका नाम है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के विषयों पे कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं, 7वीं अनुसूची के कुछ प्रावधान और रह गए हैं। इसके बाद एक आता है अवशिष्ट विषय। नाम से स्पष्ट है, जो शेष रह गए, शेष या बचे हुए विषय, शेष या बचे हुए विषय, यानी ऐसे विषय जिनका वर्णन इन तीनों सूचियों में नहीं है, जो बच गए हैं, इन पे कानून कौन बनाएगा? इन पे कानून बनाएगी संसद। संसद कानून बनाएगी, यानी संघ, केंद्र कानून बनाएगा इन पे। और जो भारतीय संविधान बनने से पहले 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार कानून जो 1935 था, उस समय सबसे बड़ा जो पदाधिकारी हुआ करता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल। 1935 का एक्ट आया था, तो उसमें जो अवशिष्ट विषय थे उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को। और वर्तमान में किसके पास है? संसद के पास है, संघ के पास है। अब थोड़े से इनके विषयों की चर्चा कर लेते हैं। संघ सूची में प्रारंभ में, शुरुआत में 97 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय। संघ सूची में प्रारंभ में, शुरुआत में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में स्टार्टिंग में 66 विषय थे और अब कितने विषय हैं? 61 विषय। तो ये तो स्टार्ट में थे और ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में कितने विषय हैं? 61। स्टार्टिंग में कितने थे? 66। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे शुरुआत में, और अब कितने विषय हैं इसमें? 52। अब कितने विषय हैं? 52। तो ठीक है, 7वीं अनुसूची तक हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची की, जिसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? भाषाओं का। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं ऐसी है जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें किसका उल्लेख है? भाषा का। और 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? कुल भाषाएं हैं 22। कितनी हैं? 22। लेकिन जब संविधान बना था
क्या शुरुआत में 22 भाषाएं शामिल थी इसमें? नहीं थी। मूल संविधान में केवल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा। वर्तमान में कितनी है? 22। ये कब कब जुड़ी, कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। 15वीं भाषा। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। कौन सी थी? सिंधी। इसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15 नंबर पे जो भाषा ऐड की गई वो थी सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, फिर 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 16, 17 और 18 पे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, कौन से वर्ष में जोड़ी गई? तो ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से साल में जोड़ी गई? 1992 में। 1992 में। अब कितनी भाषाएं होगी? 18। अब कितने बच गई? 4। 19, 20, 21, 22। 19 नंबर पे बोडो। लास्ट में क्या आ रहा है? डो। तो इधर बीच में डो से डोगरी, डो से डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ी गई। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में जिक्र है। कुल 22 भाषाएं हैं वर्तमान में इस अनुसूची में। जब संविधान बना था, मूल संविधान में कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। कब जोड़ी गई? 1967 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत। 16, 17 और 18 पे 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब 8 अनुसूची कंप्लीट हो चुकी है और ये 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। 4 जो बच गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये बाद में जोड़ी गई संविधान बनने के बाद में। तो इनका हम जिक्र कर लेते हैं। 8वीं के बाद हमारी अनुसूची आती है कौन सी? 9वीं अनुसूची। सबसे पहले तो ये कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें भूमि सुधार संबंधी कानूनों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भूमि सुधार संबंधी कानूनों का उल्लेख है। कौन सी में? 9वीं अनुसूची में। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई संविधान में? 10वीं। इसमें किसका उल्लेख है? इसमें है दल बदल निरोधक विषय। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो दल बदल कर लिया जाता है, उसके बाद
ये अनुसूची लागू होती है। इसमें जो प्रावधान है वो लागू होते हैं। 52वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। दल बदल पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, उस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। अब हम बात करते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची की। 11वीं और 12वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची है। सबसे पहले तो जोड़ी कब की, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जो किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। और ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ये किससे संबंधित है, ये भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, लेकिन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज का वर्णन है। इसमें किसका है, पंचायती राज सिस्टम का, ग्राम पंचायत का, पंचायतों का। और इसमें कुल जो कार्य सौंपे गए हैं पंचायतों को, कुल विषय जो है वो कितने हैं, 29। कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके बारे में है। और इनमें शहरी निकायों को जो विषय दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, इनमें कुल विषय है कितने, 18। कौन सी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। तो एक बार फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ। पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी में भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी है उनके वेतन भत्ते और पेंशन। तीसरी में जो प्रमुख पदाधिकारी है उनकी शपथ के बारे में उल्लेख है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य से कितनी सीट होगी। 5वें में जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय ट्राइबल एरिया है उनके बारे में बताया गया है। 6ठी में भारत के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में, वहां के जो जनजातीय लोग हैं उनके प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, प्रारंभ में 14 थी और वर्तमान में कितनी है, 22। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून दिए गए हैं जो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित विधि विधान दिए गए हैं जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, इसमें कुल 29 विषय हैं, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची ये भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, लेकिन कौन से वाले, ग्रामीण वाले नहीं, शहरी वाले, नगरीय निकाय। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें कुल कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, गुड नाइट।